लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रेस से पार्लियामेंट, सोल्जर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से कोर्ट तक कुछ भी इस वंशवाद की राजनीति से अछूता नहीं रहा है। पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे जितना प्रताड़ित कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वंशवाद को लेकर बहस छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने ब्लॉग के जरिए लोगों से संवाद करते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पीएम मोदी ने अपने लिखे एक ब्लॉग को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनका ये ब्लॉग सीधा सीधा कांग्रेस पर हमला है। पीएम मोदी ने एक एक करके सभी विषयों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने अपने इस ब्लॉग की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से की। पीएम मोदी ने लिखा कि साल 2014 का जनादेश ऐतिहासिक था। 2014 में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत ने देखा है कि जब भी वंशवादी राजनीति हावी हुई है तो उसने देश की संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। फ्री प्रेस की पहचान यही है कि वो सत्ता के सच का आईना दिखाए, लेकिन उसे अश्लील और असभ्य की पहचान देने की कोशिश की गई। यूपीए के शासनकाल में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब वे एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके मुताबिक अगर आपने कुछ भी अपमानजनक पोस्ट कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। संविधान, न्यायालय और सरकारी संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री के ब्लॉग पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को 5 सालों में बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे जितना प्रताड़ित कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें। प्रियंका ने कहा कि जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें 2 गलतफहमियां होती हैं। पहली कि वो आसानी से लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और दूसरी कि जो लोग विरोध करते हैं उनसे डरते हैं। The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, पीएम ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उनका खुद का कोई वंश नहीं है। पीएम मोदी के ब्लॉग पर तारिक अनवर ने कहा, नरेंद्र मोदी शायद ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई वंश रहा ही नहीं। जिसका कोई वंश ना हो वो ऐसी बात कैसे कह सकता है? दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ वंश को आगे ना बढ़ाया जाता हो। हर प्रोफेशन में लोग अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और राजनीति में भी ऐसे ही लोग आते हैं, लेकिन उनका योगदान देखा जाता है। चूंकि मोदी को राजनीति में अपना वंश नहीं बढ़ाना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। इसके बाद वंशवाद की राजनीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। I think the BJP and Modi ji is ruining this nation by the dynasty politics of the Sangh Parivar. What is the Sangh Parivar except for a dynasty? Whoever is to be a chief minister, whether it's Goa or anywhere else, he must belong to the Sangh Parivar. The Prime Minister of India must belong to the Sangh Parivar. All important portfolios in government must be given to the Sangh Parivar. This is the biggest Parivar, which is a dynasty which is ruling our country. Right? So what is the Prime Minister talking about? He should have some sense of history and some sense of perspective. कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की है, अस्तरहीन, बेबुनियाद और शर्मनाक, कि प्रधानमंत्री जी कोई वंश नहीं है,
तो ऐसे कांग्रेस के नेताओं को मैं बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का वंश है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता उनका वंश है, भारत की परंपरा उनका वंश है, भारत की सांस्कृतिक एकता उनका वंश है और भारत माता की सेवा प्रक्रिया ये उनकी प्रेरणा है। साल 2009 में 29% सांसदों की पृष्ठभूमि वंशवाद से जुड़ती थी, जो 2014 के संसद में गिरकर 21% रह गई। संसद में मौजूदा समय में परिवार आधारित राजनीतिक दलों की तादाद 23 है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल जैसी पुरानी पार्टियां और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी नई पार्टी भी शामिल हैं। वैसे वंशवाद की पकड़ सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, वो राज्यों की विधानसभा में भी उतने ही ताकतवर है। दरअसल अच्छी योग्यता रखने वाले कुछ लोगों को छोड़ दें तो राजनीतिक परिवारों से आने वाले 20 या 30 साल की उम्र के लोगों के राजनीति में प्रवेश के बाद बेहतर ओहदा, ताकत और कमाई होने की ज्यादा क्षमता दिखती है। इसी वजह से वो बिजनेस, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवा या किसी और पेशे में जाना उचित नहीं समझते, जबकि राजनीति में केवल योग्य लोगों की जरूरत है, जिससे देश की राजनीति को नई दिशा और दशा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज का हमारा मुद्दा इसी वंशवाद की राजनीति पर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ब्लॉग पर लिखा था कि देश इस वंशवाद की राजनीति से बुरी तरह से प्रताड़ित है। यहाँ के संस्थाएं, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश को बेवकूफ बनाना मोदी छोड़ दें, यहाँ के लोग हर तरह से समझदार हैं और पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है इसका हिसाब मोदी दें। वहीं तारिक अनवर का भी बयान साथ साथ आ गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वंशवाद जो मोदी बात कर रहे हैं, जिसका खुद का कोई वंश नहीं है, वो भला ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। उसी के जवाब में फिर रविशंकर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब आता है कि 130 करोड़ जनता मोदी के वंश में है और उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती हैं। तो उस तमाम वंशवाद पॉलिटिक्स पर आज का हमारा मुद्दा आधारित है और हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद पंत राजू, जो कि संपादकीय सलाहकार हैं एपीएन के, सईद अहमद, जो कि पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर विजय खेरा, नेता हैं बीजेपी से, और पवन दीक्षित जी, जो कि नेता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले मैं पवन दीक्षित जी के पास ही जाना चाहती हूँ। पवन जी, मोदी जी का ब्लॉग आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि वंशवाद की राजनीति जो हुई अब तक, इन 5 साल से पहले की हम बात करें, उससे पहले तक देश का मटियामली इस वंशवाद की राजनीति से हुआ। कितना सहमत हैं और क्या आपके पास तर्क हैं इस बात को काटने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल गुजर गए, मोदी जी को हर चीज में नेहरू जी और कांग्रेस परिवार दिखाई देता है। जब वो ब्लॉग लिख रहे थे तो यहाँ के स्थानीय विधायक पंकज सिंह जी के पिता राजनाथ सिंह जी उनके बराबर में बैठे थे। दुष्यंत राजे सिंधिया की माताजी वसुंधरा राजे जी का फोन आया हुआ था। प्रेम कुमार धूमल गेट पर खड़े थे, जिनके बेटे एमपी हैं। परिवारवाद के बारे में उनसे उसको क्वेश्चन नहीं कर पाते, ना उसका जवाब दे पाते। अभी आपकी रिपोर्ट में खुद बताया कि 21% लोग परिवार से संबंधित थे लोकसभा में। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत किस पार्टी का है? नहीं, वो पिछले बार का था, 2029% था। नहीं, 2009 में 29% था, 2014 में जो गिरकर 21% हो गया। 21% में सबसे ज्यादा पार्टी के किसके लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के? तो किसके परिवार के लोग सबसे ज्यादा हुए? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बताइए, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। परिवारवाद क्या होता है? आप किसी व्यक्ति को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को मात्र एक बार पब्लिक के बीच में ले जा सकते हैं, निर्वाचित उसमें। अगर वो अक्षम है, पब्लिक उसको नकार देगी। अगर वो सक्षम है तो वो आगे बढ़ेगा। ये किसी भी फील्ड में होता है, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे पत्रकारिता है, चाहे वो व्यापार है, या किसी भी चीज में। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वंशवाद कोई गलत नहीं है? मैं बोलता, परिवारवाद की परिभाषा क्या है दरअसल, ये मुझे बताया जाए। क्या मैं नहीं चाहूंगा? अगर देखिए, मैं राजनीति में हूँ, मैं खुल के इस बात को बोलता हूँ। हम लोग चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी साथ में होते हैं, वो भी मित्र हैं हमारे। हम अगर अपने बच्चे को ये देखते हैं कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है और वो जनता की सेवा करना चाहता है किसी भी माध्यम से, वो राजनीति है या एनजीओ है, अगर राजनीति में वो आना चाहता है, तो क्या सिर्फ इस वजह से उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं राजनीति में हूँ? पर सर, दिक्कत सिर्फ ये आती है कि इस वजह से हम ये, ठीक है, हम भी एक तरह से एग्री कर सकते हैं, पर जिससे जो पात्र लोग हैं, जो वाकई राजनीति को या फिर कोई और संस्थान को डिजर्व करते हैं, वो शायद रुक जाते हैं। ये एक वजह हो सकती है। छोटी सी आपको बात बोली, ठीक है, कि
अगर कोई नेता किसी अपने बच्चे को लेकर के आएगा तो एक बार उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। अगर वो अक्षम है दोबारा पब्लिक नकार देगी। ठीक है 130 करोड़ लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं सभी लोग। ये कोई डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर कि उन्होंने लिया और वो चलते रहा। ठीक है, आप एक बार कर सकते हैं, बार बार जो अगर पब्लिक उसको चुनती है तो वो उसकी खुद की कुशलता और निपुणता है। सईद अहमद जी पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी से। सईद जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वंशवाद के ऊपर? देखिए वंशवाद ये तो एक प्रधानमंत्री मोदी जी का जुमला है। वो तमाम जुमले देते हुए इस पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। किसी भी परिवार का कोई भी सक्षम बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। आप दिल्ली में देखिए तमाम नेताओं के बच्चे बहुत अच्छे अभिनेता बने, बहुत अच्छे हीरो बने, एक्टर बने। और भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया और चुनाव लड़ाया और मंत्री भी बनाया है। तो ये परिवारवाद कहना मोदी जी का फिर एक पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाकर के अपने आप को हीरो बनाने की बात मैं समझता हूँ। सर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा है परिवार नहीं है ना मोदी जी का ना योगी जी का कोई परिवार नहीं। तो परिवारवाद की बात हाँ मैं आऊंगी उस मुद्दे पे कि ठीक है मैं उस मुद्दे पे आऊंगी, पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि परिवारवाद के चलते उन लोगों के हक ना मर जाएं जो वाकई उस चीज को डिजर्व करते हैं। शायद यही कहना चाह रहे होंगे मोदी जी। खैर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। हमारे साथ तो बलवंत जी आरजेडी से मौजूद हैं। बलवंत जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पे? जी वंशवाद और परिवारवाद ये मैं थोड़ा बेहतर समझता हूँ बात में। अगर किसके पिता किसी प्रोफेशन में है तो जाहिर सी है पहले उसके जो पुत्र या पुत्री होंगे उसमें जाएंगे, वो राजनीति हो, इंजीनियरिंग हो या कोई क्षेत्र हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर योग्यता है उनके बच्चों में योग्यता है तो वो आगे बढ़ेंगे, चाहे वो राजनीति हो तो जनता चुनती है, जनता जनप्रतिनिधियों चुनती है। तो ये जनता का उनको लगता कि किसी राजनीतिक दल के नेता ने अपने किसी संतान को आगे किया। बलवंत जी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी उनके हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति में क्या क्राइटेरिया हो सकता है परिवारवाद का? ना तो वहाँ एजुकेशन जरूरी होती है, आप खुद ही देख लीजिए, आप पुराने मुर्दे क्या उखाड़े हम, तेजस्वी यादव तमाम। तो ये परिवारवाद कहीं ना कहीं घाटा। जी 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 मैं राजनीति में ही आ रहा था। राजनीति जैसे बाकी जो क्षेत्र है उसके बच्चे जाते हैं, उनके संतान जाते हैं, राजनीति भी बड़ा क्षेत्र है। और राजनीति में किसी को अगर खड़ा किया गया तो ये जनता के ऊपर है निर्धारित करना, उनको चुनना। अगर उनके संतानों में योग्यता होगी तो जनता चुनकर उनको लोकसभा लोकसभा या विधानसभा में चुनकर भेजेगी। अगर योग्यता नहीं होगी तो जनता उनको नहीं चुनेगी। तो ये परिवारवाद की बात नहीं, ये जनता की बात है। अगर जनता को लगता है, जनता ये समझती है कि योग्य आदमी है, योग्य उम्मीदवार है, किसी पार्टी का है तो जनता चुनती है। इसमें वंशवाद की कोई बात नहीं। और सभी पार्टियों में जो परिवार है उनकी संतानें, चाहे वो माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हो या माननीय जसवंत सिंह जी के पुत्र हो या बहुत सारे राजनेता हैं जिनके जो है राजनीति में है, बच्चों पर हम ये आरोप नहीं लगा सकते या वैसे जो राजनेता उन पर भी आरोप नहीं लगा सकते। जाहिर है इनके माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं उनके संतान उस क्षेत्र में को प्रेफर करते हैं और राजनीति में जनता चुनती है। इसमें नेता नहीं अपने बच्चों को, हाँ उनको वो आगे कर सकते हैं। ठीक है बलवंत जी, जनता के ऊपर है। अगर जनता को लगता है कि उनमें योग्यता है, जनता उनको चुनती, जनता आगे बढ़ाती है। ठीक है। डॉक्टर विजय खेरा जी नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी आप क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है अक्षरशः वह बोला है जो महात्मा गांधी ने बोला था। ध्यान से सुनिएगा, जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जब कहते हैं ना लोग कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को बाइंड अप कर दिया जाए, उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस को रखना है तो इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने 4-5 बातें प्रतिपादित की थी। उन 4-5 बातों में से सबसे पहली बात ये थी कि चुने हुए लोग
राजधानियों में बंगला लेके ना रहे, कारें लेके ना रहे, क्योंकि उनकी जगह उनका क्षेत्र है, काम करें संसद में और वापिस जाएं असेंबली से। एक नंबर 2, भाई भतीजावाद से दूर रहेंगे। नेपोटिज्म, दे बी केप्ट अवे फ्रॉम द नेपोटिज्म, गांधी जी ने ये बोला था। बाकी 2 बातें और हैं कि घर में नौकर चाकर नहीं रखेंगे और स्वदेशी चीजें पहनेंगे। तो सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने भाई भतीजावाद के लिए मना किया था, तो वो भाई भतीजावाद की शुरुआत कब से हुई? भाई भतीजावाद वंशवाद में अकेला बेटा बेटी नहीं है, भतीजा भी है तो भी है वही बात, घर का कोई भी आदमी है भांजा है तो भी वही बात है। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय राम मनोहर लोहिया जी ने ये बोला था कि अब ये बड़ा दुर्भाग्य है, अब ये दुर्भाग्य है, क्योंकि अब ये चुन लिए, उन्होंने बिना चुने इंदिरा जी को बनवा दिया है, अब ये हमेशा के लिए इसी तरह वंश चलेगा। तो राम मनोहर लोहिया जी ने जो बात उस समय सोची थी वो बात आज साबित हो रही है। तो दूसरी बात, अब देखिएगा, लोहिया जी की ही पार्टी समाजवादी पार्टी, आज इन्होंने अपने परिवार के 9 लोगों को सांसद के टिकट दिए हैं और समाजवादी पार्टी के भतीजा भांजा चाचा भतीजा साली साला पूरे के पूरे 9 लोग लड़ रहे हैं। तीसरे देखिए आप, समाजवादी पार्टी का रास्ता लेके लालू जी गए थे, जब लालू जी जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। और इसमें भाई भतीजावाद में, नेपोटिज्म में, वंशवाद में सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि जिसके पास सत्ता होती है वो चाहे अलग बात है, लेकिन उसके पास चारों पास जो चाटुकार बैठे रहते हैं वो नेता चुन के नहीं आते, संघर्ष से नहीं आते हैं, वो जो चंपू किस्म के लोग बैठ जाते हैं वो उसमें उसको आगे बढ़ाते हैं। किसी का अगर भाई या भतीजा या काम करने वाला एमएलए या एमपी बन जाता, उससे वंशवाद नहीं होगा। वंशवाद होगा जब पार्टी का प्रेसिडेंटशिप ट्रांसफर होगी, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ट्रांसफर होगा तो होगा। अगर कोई एमएलए बन जाता है, वो काम कर रहा है 7 क्षेत्र में, उसका चुनाव संभाल रहा है, उसकी मौत के बाद उसके बाद अगर वो बनता है, उससे फर्क पड़ता है जो देश चलाता है, क्योंकि वो तो चुन के आएगा और ये बिठाए जाते हैं, चुने बाद में जाते हैं। इंदिरा जी की डेथ हुई तो एक पायलट को लाके यहाँ बना दिया। माननीय राजीव जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ इस समय, इस तरह से ये कांग्रेस में जो पद्धति चली, बाद में समाजवादियों ने भी अपनाई। अगर आप मोदी जी की बात करें तो उनका वंशवाद नहीं है, ये भी गलत बोला है। उनके भतीजे हैं, उनके भाई हैं, लेकिन राजनीति है तो वो भी तो वंशवादी है, ये भी गलत बोला है उन्होंने। ठीक है। शैलेंद्र पांडे जो कि नेता हैं शिवसेना के, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। शैलेंद्र जी, वंशवाद राजनीति पर सुबह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, क्या प्रश्न? वंशवाद के ऊपर प्रश्न एक बार फिर से। वंशवाद के ऊपर लगातार राजनीति जारी है, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, मोदी जी ने कुछ कहा है, उसका प्रियंका जी ने कुछ कहा है, तमाम जगहों से बातें सामने आ रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, कैसा है कि इस देश के अंदर वंशवाद एक तरह से आज के अंदर 2 तरह की स्थिति है। एक तो कई पार्टियों में कई नेता ऐसे हैं, उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, तो जो अपनी प्रतिभा के दम पर है वो तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं, जनता से उनकी जागरूकता नहीं, उसके बावजूद भी सिर्फ मुझे मेरे परिवार के लोगों को राजनीति में लाना है, मुझे दूसरे सामान्य कार्यकर्ता पे या प्रतिभावान नेताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं मेरे परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाऊं। तो ये जो विचार है, ये विचार, इस तरह का जो वंशवाद है, वो कहीं न कहीं देश के लिए घातक है। नहीं तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रतिभावान है कि नहीं है प्रतिभावान? ये कैसे आप डिसाइड करेंगे वंशवाद के अंदर, जब आपने मौका ही दे दिया राजनीति में? देखिए प्रतिभा अपने आप खुद चल के आती है, ठीक है। जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो खुद प्रतिभा, और जो शुरू से ही राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता के प्रति उनकी, जनता की समस्याओं को समझने की उनके अंदर समझदारी है, जनता की समस्याओं के प्रति उनकी संघर्ष करने की जो काम करने की शैली है, ये सारी चीजें से समझ में आता है। और नहीं तो देखिए बहुत सारे जगहों पे अभी उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर जिस तरह से अभी वो बता रहे थे कि एक ही परिवार के लगभग 15-15 सांसद विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो सही बात नहीं है।
इसका मतलब आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वहां पे एक ही घर के 10 सांसद है, 10 विधायक है और सारे जितने भी महामंडल है, जितने भी मंत्री परिषद है, मतलब आधे से ज्यादा सारी सरकारी सुविधाएं एक परिवार के पास, तो ये तो गलत है। ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मैं ये जानना चाहूंगा आदरणीय विजय जी से कि सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए ये बात आती है या किसी और चीज के लिए भी आती है? पहली बात। दूसरी बात, आपका जहां निशाना है, इस वक्त बात होनी थी विकास की। मैंने 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड क्या देना है उसके बारे में, शुरू से लेकर 2014 से 19 तक इनकी शुरुआत नेहरू गांधी और कांग्रेस परिवार से शुरू हुई और आखिर में भी यही है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 30 वर्ष से ज्यादा हो गया नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। आप कुछ भी कहते रहिए। नहीं सर, वो कोशिश तो की जा रही है, अब नहीं। देखिए, मेरी सुन लीजिए। 70 वर्ष के पूरे देश के 47 से अब तक 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया जिस परिवार की तरफ उंगली उठाते हैं ये लोग, उसका कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। राहुल जी 14 साल पॉलिटिक्स करने के बाद में अध्यक्ष बने हैं। इंदिरा जी भी कुछ सीधे अध्यक्ष नहीं बनी थी। दूसरी बात, मैं एक चीज और, प्रियंका गांधी कैसे महासचिव बन गई सर? एकदम से मेरे साथ खुद 4 दोस्त हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं। एक पायदान सिर्फ ऊपर होता है राष्ट्रीय महासचिव, ऐसा नहीं है मैडम। सर, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव होना कोई छोटी मोटी बात राष्ट्रीय सचिव होना भी कोई छोटी बात नहीं है। मेन पार्टियां हैं देश में। राष्ट्रीय सचिव होना छोटी बात है क्या? मुझे बताइए। हाँ, तो कैसे बन गई वो बिना? मैं वही बात बोल रहा हूँ। 2009-99 से लेकर के वो राजनीति में कहीं ना कहीं, खुद आप लोग बोलते हैं इस बात को कि इनडायरेक्टली 99 से पॉलिटिक्स को देख रही हैं और पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं और वो प्रचार के लिए भी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकली वो चीजों को वाकिफ नहीं है, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं है उनका। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, पब्लिक को आपको क्या बताना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 70 वर्ष ने 55 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा। क्या लोग समझते नहीं थे इस बात को? आप क्या समझाना चाहते हैं लोगों को? क्या जो चुनाव आते थे, कोई कहीं बाहर से लोग वोट डालने आते थे? यही सब लोग थे। 130 करोड़ नहीं होंगे, 120 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, धीरे धीरे चीजें बढ़ी। लेकिन क्या लोग समझते नहीं थे इन सब चीजों को? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, आप लोगों का सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं चीजों को जहां पर लेकर जाना चाहिए, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, भुखमरी की बात करनी चाहिए, जहां पर आज हमारी बदहाली हुई पड़ी है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर क्यों हमारा ध्यान सिर्फ सुनिए, फिर क्यों ब्लॉक के ऊपर एकदम तुरंत प्रतिक्रिया दे रही तारिक अनवर ने कि जिसका वंश ही नहीं उसको क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए? कपिल सिब्बल ने खुद कह दिया। कपिल सिब्बल का मैं आपको बताती हूँ, मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि संघ परिवार तो सबसे बड़ी परिवारवाद फैलाता है। मैंने वही सुना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब विकास पे ही बात करनी है तो फिर वंशवाद कहीं से भी आना चाहिए। वही चीज मैं कह रहा हूँ मैम, हम विपक्ष में हैं, विकास हम नहीं बताएंगे, हम कमियां बताएंगे, सरकार ने क्या नहीं किया। दूसरी बात, देखिए, अगर उन्होंने मीडिया के माध्यम से ब्लॉग लिखा है तो मीडिया की जवाबदारी बनती है, मीडिया को जवाब देने की हमारी जवाबदारी बनती है। मीडिया तुरंत रिएक्शन उसका लेती है। तो अब ANI के लोग गए, कपिल सिब्बल या तारिक अनवर या कोई भी, या मैं यहाँ बैठा हूँ, तो हमसे जवाब मांगा जा रहा है, तो निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कुछ बोला है, उसका हमें जवाब तो देना है ना। ऐसा तो नहीं कि वन साइडेड जो 5 साल से डिक्टेटरशिप लगा रखी है, चैनल तक एक दिन के लिए एक राष्ट्रीय चैनल बंद कर दिया गया था। खुलेआम मंच पर अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली ने मीडिया को बोला है कि मीडिया अपनी हद में रहे। तो ये सब चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लगाने वाले 2019 कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को बोलती है, दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। अब बोलोगे ना, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। और आज नहीं, 2014 से अब तक 10 बार कांग्रेस के लीडर्स ने बात बोली है। आप कब तक 70 सालों में करती है? मतलब आप मुझे बताइए, 70 सालों में कब तक आप इस तरह की चीजों को लेकर ढोते रहेंगे? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ लोगों को पास दिखाते हैं, ना आपके पास प्रेजेंट है ना फ्यूचर है। आप सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, गॉड से मानसिकता के लोगों के पास में और कुछ कहने के लिए नहीं है। विषय से हट गया। आइए, अब जो आपने बोला उसका जवाब सुनो। विषय से क्यों हट गया मुझे बताइए? आप बोले उसका जवाब सुनिए ना। सुनिए, जवाब ले लीजिए। जवाब बोले हैं उसका जवाब तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं 25-30 वर्षों से, 30 वर्ष से ज्यादा हो गया परिवार में कोई सत्ता नहीं रही। ये पूरी हिंदुस्तान के लोग हंसेंगे इस बात पर। ये बात ये है कि उस समय सत्ता लेने के लिए कोई परिवार में सीधा था नहीं, और परिवार के दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया गया। संजय गांधी की पत्नी जी को बर्दाश्त नहीं किया गया। इस कारण से ये पर्पज चला
कि फिर वो तो और भी खतरनाक था, वंशवाद से ज्यादा खतरनाक है चमचों को प्रधानमंत्री बना देना, उन लोगों को जो आप गलत बोल रहे हैं। जी 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 असंवैधानिक शब्द है आपका, आप देश के प्रधानमंत्रियों को चमचा बोल रहे हैं। जो भी हो, प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, नाम नहीं लिया, बिना नाम लिया आप समझ गए ना, बोलते हैं बिना नाम लिया समझ गए, आपने प्रधानमंत्री समझ गए ना। अरे प्रधानमंत्री जानता है, आपने प्रधानमंत्री की पूरा बात बोली है, हिंदुस्तान जानता है, समझने की चीज पूरा देश जानता है। तो किसी एक प्रधानमंत्री का नाम लिया है। अच्छा चलिए, लायक थे, चमचा बोला, ओके लायक थे, चौकीदार को चोर बोला है, चमचा, जो चलिए व्यक्ति अपने आप को नहीं थे चमचा, चलो लायक थे, लायक थे, मान लिया, चलो लायक थे, मनमोहन सिंह लायक थे, मान लिया हमने, इसलिए चुना गया। प्रणब मुखर्जी लायक थे, अर्जुन सिंह लायक थे कि मनमोहन सिंह? जवाब दो, कौन नेता था इस देश का? क्या क्राइटेरिया है? कौन था इस देश का नेता? मैं जवाब, अर्जुन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, फिर होते हुए इनको क्यों लाया गया? सब समझते हैं, मैं गोविंद जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। समझते हैं। गोविंद जी, ठीक है अजय जी, विजय जी, अजय जी आप प्लीज थोड़े शांत। हाँ मैं जवाब दूंगी आपसे, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक है अजय जी, विजय जी सुनिए, हाँ जवाब दीजिएगा, मुझे भी दूसरी तरफ सुनिए विजय जी, एक बात और बोली है, ये बात बोली है कपिल सिब्बल जी ने बात बोली है, संघ परिवारवाद। ठीक है हम लेंगे जवाब, बता दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है विजय जी, कोई एक आदमी बता दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, अजय जी आऊंगी। गोविंद जी आपकी प्रतिक्रिया। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बनाया बच्चे को, कल्याण सिंह क्या है मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे करेंगे तो सबकी बारी कैसे आ पाएगी? अजय जी, विजय जी, अजय जी 1 मिनट, गोविंद जी आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। गोविंद जी देखिए, जिस परिवारवाद का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है वो कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन भारत की राजनीति की वो सच्चाई है। और जब राजनेता राजनीति को कैरियर कहने लगते हैं तो तब वो और खतरनाक तरीके से दिखाई देती है वो सच्चाई। लालू प्रसाद यादव एक अपराध के मामले में जेल गए, उन्होंने अपनी बिल्कुल अराजनीतिक पत्नी को सत्ता सौंप दी। क्या ये परिवारवाद नहीं था? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 30 साल तक हम सत्ता में नहीं रहे। क्या सोनिया गांधी के जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए हर फाइल उनकी निगरानी के बिना आगे जाती थी? बिना उनके सहमति के किसी फाइल पर मनमोहन सिंह को कुछ करने का प्रधानमंत्री के तौर पर कोई हक था? क्या राहुल गांधी ने जो कागज जनता के सामने फाड़े थे, कैबिनेट के डिसीजन के कागज फाड़ के यूं रद्दी की टोकरी में फेंके थे, वो क्या सत्ता का अपने हाथ में सत्ता लेना नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री की सत्ता को चुनौती नहीं थी? तो आप सत्ता में नहीं भी थे तब भी आप परिवारवाद की वजह से सत्ता में थे। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता में रहना ही परिवारवाद में चीजें नहीं दिखती हैं। राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए थे तब एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ उम्मीदवार बनने का प्रयास किया था। क्या उस व्यक्ति का हश्र हुआ? उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? सोनिया गांधी किन परिस्थितियों में केसरी को बाहर निकालकर कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? ये क्या परिवारवाद नहीं है? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने किस तरह अखिलेश यादव, एक बिल्कुल गैर राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति को, जिसको सत्ता का एक दिन का अनुभव नहीं था, उसको मुख्यमंत्री का पद देकर, क्या ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? बहुत सारे उदाहरण है भारत की राजनीति में। दुर्भाग्य यह है कि अगर परिवारवाद से आने वाला व्यक्ति काबिल है और वो चीजों को आगे ले जाने की उसके अंदर क्षमता है तो उससे किसी तरह का कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी तरह से काबिल नहीं है और तमाम अयोग्यताओं के बावजूद सिर्फ परिवार का होने की वजह से वो सत्ता के केंद्र में है, वो राजनीति के केंद्र में है, तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस राजनीतिक दल के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। परिस्थिति, अगर हम अपने देश की राजनीति की बात करें तो ज्यादातर ऐसा ही दिखता है। और अगर इसमें प्रधानमंत्री के ब्लॉग से रिएक्शन हुआ है तो निश्चित तौर पर चोट लगी है। जिन लोगों को चोट लगी है, जिनको ये लग रहा है कि उनको इंगित करके शायद इस तरह की बात कही गई है, उन्हीं की प्रतिक्रिया इस तरह की है। जिस तारिक अनवर जैसे जिस आदमी की कोई राजनीतिक हैसियत आज नहीं है, उसने किस तरह की बात की है? क्या प्रधानमंत्री का अपना परिवार है? नहीं। प्रधानमंत्री के परिवार के लोग आज भी अपनी अपनी जिन भूमिकाओं में, जिन रोजगार के जिन साधनों से वो 15 साल पहले अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज भी उन्हीं साधनों से जीवन यापन कर रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री का वंशवाद। और ये दूसरा वंशवाद आप कांग्रेस के नेताओं का वंशवाद देखिए, जिसमें अगर 20 साल से भी आप सत्ता में नहीं थे तब भी गांधी आपके साथ लगा है,
तो आप सत्ता के केंद्र हैं, आप सब कुछ है। ये है कांग्रेस का वंशवाद। और जनता को इन वंशवाद, दोनों वंशवादों के बीच में, इन दोनों परिवारवादों के बीच का अंतर समझना होगा, और आज जरूरत उसी की। ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप अब सिर्फ वंश के नाम पर सिर्फ एक नाम आपसे जुड़ जाए, इसके लिए आप देश के नियंत्रक सत्ता सब कुछ आपके हाथ में आ जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ठीक है गोविंद जी, और मैं बताना चाह रही हूँ कि वंशवाद के ऊपर जो तमाम इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और विभिन्न पार्टियों की तरफ से, हम जारी रखेंगे इसी मुद्दे को। आज बात कर रहे हैं मुद्दे के ऊपर, मुद्दा है हमारा वंशवाद कितना घातक है। सुबह से ब्लॉक की स्थिति चल रही है, आप सब भी परिचित होंगे। मोदी जी ने ब्लॉक किया है, प्रियंका जी ने ब्लॉक किया है, सबने ब्लॉक कर दिया है। मोदी का कैसा कहना है कि वंशवाद की राजनीति से हमारे देश को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। प्रियंका वहीं पे वापस ब्लॉक करती हैं और कहती हैं कि हमें डराने की कोशिश ना करें। तारिक अनवर का वहां पे रिस्पॉन्स आता है, वो कहते हैं कि जिसका कोई वंश ही नहीं है वो इस तरह की बातें क्यों करेंगे। कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आ गया है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि आरएसएस जो है वो सबसे बड़ी वंशवाद है। तो तमाम मुद्दों पर इस वक्त चर्चा जारी है। सईद अहमद जो कि पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। सईद जी, कुछ कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे संपादक जी ने एक बड़ी बात कही समाजवादी पार्टी पर जी। मैं आपको याद दिला दूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तमाम उन्होंने छोटे पद भी हासिल किए। छोटे पद से राजनीति करते हुए वो जब आए सत्ता में, तो हम सब विधानमंडल दल की बैठक हुई, हम सारे विधायकों ने एक सुर से निवेदन किया था माननीय मुलायम सिंह यादव साहब से कि साहब हमको युवा मुख्यमंत्री चाहिए, और हम सबकी सलाह पर, हम सबकी बात को मानते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने एक युवा मुख्यमंत्री दिया था, जिसने 5 साल इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया। और युवा नहीं था क्या? उनके विकास सर, अखिलेश यादव के अलावा आपकी पार्टी में कोई और युवा नहीं था क्या? ये हम तो सबकी पसंद थी, हमारे सारे विधायकों की पसंद थी। ये हम लोग विधानमंडल की बैठक में हम लोगों ने फैसला किया था। ये हमारे अपने फैसले थे, सारे विधायकों के फैसले। शिवपाल सिंह जी को हटाने के लिए किया था ना युवा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका बताइए सर। ये हमारे जितने भी विधायकगण थे, सब ने एक मत होकर फैसला किया था कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का युवा होना चाहिए, और उस बेस पर हमने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और प्रदेश उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में बहुत तरक्की किया है। आज वंशवाद की बात जो बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, तमाम बड़े व्यापारी हैं जिनके बेटे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तमाम फौजी हैं जिनके बच्चे भी फौज में जा रहे हैं। तो वंशवाद एक बेमतलब का शब्द ये माननीय मोदी जी ने निकाल रखा है। सर दिक्कत तो यही है, सर दिक्कत तो ये है आईएएस आईपीएस के बच्चों को एक एग्जाम देना पड़ता है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो आईएएस बनते हैं। नेताओं के बेटे को कोई रिजर्व, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वो तो बन जाते हैं ना और फिर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, नेताओं के बच्चे भी जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें चुने तो आते हैं वो, अगर जनता नहीं चुनती है तो वो बेकार होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले कहाँ चुने गए थे वो? जी, वो सांसद रहे हैं, सांसद रहे हैं, पहले 2 बार रहे हैं। सांसद बनने के बाद वो विधानसभा में आए हैं, सांसद रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता इस आधार पर हमारा चुनाव नहीं करते कि हम किसी फला मंत्री और उनके बेटे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको बता दें, ठीक है, जनता का फैसला होता है, जनता जिसे चुनकर भेजना चाहती है भेजती है। तो इसमें वंशवाद कैसा? हमारी तो स्पष्ट नीति है, जो काबिल है वो आएगा, और जनता की भी यही सोच है, जो काबिल होगा वो आएगा। सीधी बात है ये। ठीक है, इसमें वंशवाद कतई नहीं है। शैलेंद्र पांडे नेता शिवसेना के हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, कपिल सिब्बल का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है वो सबसे बड़ा वंशवाद है और देश की राजनीति में वो बहुत घाटे, उससे बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ है। क्या कहेंगे अब आप? नहीं, देखिए, मैं कपिल सिब्बल के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूं, क्योंकि आरएसएस पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हिंदुत्ववादी एक संगठन है जो अपने शाखाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करती है। पूरे देश के अंदर संघ की शाखाओं में देशभक्ति
और लोगों को एक राष्ट्रवाद की एक सीख दी जाती है, समाज सेवा के प्रति वहां पर लोगों की भावनाओं से जोड़ा जाता है। स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, देशभक्त स्वतंत्र सैनिकों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और हमारा देश एक कैसे रहे, देश अखंड कैसे रहे, इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत कई वर्षों से काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब जब देश पर कोई आफत आई है, कोई संकट आया है, तब तक हमेशा खड़े रहने की भूमिका आरएसएस की रही है। उदाहरण के तौर पे कश्मीर में जब कबायली हमला हुआ, कबायली हमला हुआ, गुरु गोलवलकर जी के नेतृत्व में वहां पर हरि सिंह जी से मीटिंग करके कश्मीर का विलय भारत में कराने का काम आरएसएस ने किया। जब भी कोई भूकंप आया, जब भी कोई बाढ़ त्रासदी आई, कोई राष्ट्रीय आपदा आई, तब तक संघ हमेशा साथ में खड़ा रहा। तो संघ कभी वंशवाद की बात नहीं करता है। ठीक है शैलेंद्र जी, एक सेकंड शैलेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जी, तारिक अनवर ने कहा है कि मोदी का कोई वंश नहीं है, उनको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, जैसा कोई वंश ही ना हो, इसलिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तारिक अनवर जी की इस स्टेटमेंट का मैं भर्त्सना करता हूं और ये कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही उन्होंने। अरे नरेंद्र मोदी जी किसी का वंश है नहीं है, इससे आपको क्या मतलब? और दूसरी बात, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित है, पर उंगली उठा रहे हैं, राष्ट्र को अपना मानता है, दूसरे पर उंगली उठाते हैं। तो 125 करोड़ देशवासी तो उनके परिवार हैं, उनके ही लोग हैं। और आज देखिए ना, और वो जो कह रहे हैं वंश नहीं है, वंश कैसे नहीं है? क्या उनके भाई नहीं है? क्या भाई के बच्चे हैं, उनके भतीजे हैं? आज इतना बड़ा परिवार है नरेंद्र मोदी का। क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसी भाई को राजनीति में लाया? क्या नरेंद्र मोदी ने वो चाहते तो अपने किसी भतीजे को नहीं ला सकते थे क्या? वो अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ा सकते थे क्या? लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी जी का जो परिवार है वो कितना मध्यम वर्गीय परिस्थिति में गुजर बसर कर रहा है। 10x10 के रूम में उनके माता जी रहती है, उनके भाई किराने की दुकान चलाते हैं, उनके भाई मध्यम वर्गीय नौकरी करते हैं। बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन लोगों के लिए तो बोल दो आदरणीय भाई साहब। आप तो भूल गए कि आप शिवसेना की तरफ। अरे बिल्कुल बोलूंगा, अभी बोला ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, बाला साहब ठाकरे ने जो विचारधारा दिया, उद्धव ठाकरे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे, वो समाज सेवा करते थे, पार्टी का काम करते थे। आज उद्धव साहब ठाकरे की जो काबिलियत है, उद्धव साहब ठाकरे जब से नेतृत्व शिवसेना का संभाला है, एक नहीं 10 महानगर पालिका का चुनाव नेतृत्व में जीता गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में जीता गया है। उद्धव साहब ठाकरे का नेतृत्व पूरा महाराष्ट्र की जनता परिवार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप उस तरह से क्यों लेकर चल रहे हैं? आप दोनों तरफ क्यों चलते हैं? ठीक है, देश की आजादी में उनका क्या योगदान था? आरएसएस के लोगों ने इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी जैसे महात्मा गांधी को खून किया। और आज भी उनका पुतला बलवंत जी आदरणीय नेता है, चलाते मैं आपके पास ये है आरएसएस के लोग। बलवंत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तारीफ कर रहे हैं। बलवंत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आरएसएस ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया। बलवंत जी की आवाज सुन पा रही है आपको? मिलाने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। खत्म हो तब तो मैं बोलूँ, लगातार बोल रहे हैं। नहीं आप बोलिए जी, मैं ये कह रहा हूँ क्षमता को विधानसभा थोड़ा शांत करवाया जाए। पालिका के अनेक चुनाव जितवाकर जनता शैलेंद्र जी मुद्दों को शैलेंद्र जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, अभी आप शांत रहिए। शैलेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, आप थोड़ा शांत रहिए। जी बलवंत जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तारिक अनवर ने कहा है कि मोदी का कोई वंश नहीं है और उन्हें जी मैं ये कह रहा हूँ जी बोलें। मैं इस तरह की बातों पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वंश होना नहीं होना एक अलग बात है, उस पर कमेंट मेरा करना उचित नहीं है। मैं केवल ये कहूंगा कि ये जो वंशवाद पर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी अगर इसको वंशवाद हम लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जहां पर राजनेताओं के बच्चे नहीं है,
जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो बेमानी से बात हो जाती है कि आप ये काम कर रहे हैं तो वो वंशवाद नहीं है, हम ये काम कर रहे हैं तो वंशवाद है, फला ये काम कर रहा है तो वंशवाद है। पर सर ये कहा तक उचित है कि जिस फैमिली के लोग, जिसकी फैमिली के लोग राजनेता नहीं बनेंगे उसके लिए आप ये कह देंगे कि उसका वंश ही नहीं है। ठीक है, ठीक है विजय जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? मैं ये कह रहा था, देखो पार्टी में बिल्कुल कह रहा हूं चलाने में और सत्ता सरकार चलाने में, दोनों में अगर आप 1 मिनट के लिए अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अगर, तो आप देखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी का राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री नहीं बने। आप कहीं से भी उठा के देख, सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उनका बेटा नहीं बना। अब यहाँ अगर देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा मुलायम सिंह जी का बेटा मुख्यमंत्री बना, उनकी पत्नी लालू यादव जी की राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी। ये है, इसी तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक कांग्रेस में गांधी परिवार के लोग बने। इसकी बात कर रहे थे, जो मोदी जी कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस तरह से प्रजातंत्र को खतरा है, इस तरह से ये प्रजातंत्र सामंत तंत्र में बदल जाएगा, वो खतरे की बात कर रहे थे। वो जनता का शासन नहीं रहेगा, जनता की सरकार नहीं रहेगी, इस तरह से तो हमको फिर सामंतवादी व्यवस्था जो पहले थी हमारी राजा महाराजों की, उसमें क्या बुराई थी। अब दूसरी तरफ अगर आप पार्टी का देखिएगा तो हमारे यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई और जगह से थे, सिंधी थे, उससे फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद नितिन गडकरी जी बने अभी, और इसके बाद अमित शाह बने। हमारे ये तो है ही नहीं सिस्टम कि उसी का बनेगा, उसका परिवार का बनेगा, इसका बनेगा। तो प्रजातंत्र में हर जगह से नहीं, पर वो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आरएसएस सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी है। दूसरी बात, इन्होंने आरएसएस के ऊपर जो सिब्बल साहब झूठ बोलने के लिए मशहूर हैं, वो बड़े वकील होने की वजह से बात को दौनते हैं। अकेली आरएसएस ऐसी संस्था है जहां ना जाति चलती है। मुझे आज तक 100 लोगों को मैं आरएसएस में जानता हूं, मैं 90 लोगों के सरनेम नहीं जानता, सिर्फ नाम चलते हैं, राम प्रकाश, शिव प्रकाश, वे कुमार, जिस कुमार। और आरएसएस में कोई आपस में एक दूसरे की जाति ही नहीं जानते हैं। और बाकी शिवसेना वालों ने जो बताया, पंडित नेहरू जी के जमाने भी समर्पित आरएसएस के लोग कबालियों से लड़ने के लिए गए थे और हर मुसीबत में जाते हैं। जी नेहरू जी ने खुद बुलाया था आरएसएस के लोग लड़ने के लिए जी कबालियों से निपटने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत आप, हमें ज्ञान नहीं बता रहे, आप लोग लड़ने के लिए। शिवसेना ने जो बोला था, अभी शिवसेना वालों ने बोला था कि वो पैचअप के लिए गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं गए थे पैचअप के लिए। हथियार कहाँ से पैचअप के लिए लेके नहीं, आप बोल बताऊं फिर मैं, सेवा दल के लिए और दोनों के लिए हथियार मुहैया कराए गए थे, प्रधानमंत्री ने करवाए थे। क्या बात, ठीक है, आप डिरेक्ट नहीं कीजिए डिस्कशन। अजय जी को कह के, अजय जी ये भी तो कहना उचित नहीं है। सुनिए अजय जी, आप डॉक्टर खेरा से मुखातिब हैं। सुनिए पवन जी, ये भी तो कहना उचित नहीं है कि इनका वंश नहीं है, इनको इस तरह की बात कहने का क्या हक है। दूसरा, आरएसएस बहुत बड़ा वंशवाद है। इन दोनों मुद्दों पे क्या कहेंगे? क्या आप डिफेंड करेंगे? तारिक अनवर को डिफेंड करेंगे? मैं एक सेकंड में सुन लीजिए। हाँ। तारिक अनवर को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूँ मैं, ये सही बयान नहीं है, ये उन्हें शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता देखिए, पार्टी मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैंने खुद भर्त्सना करने की बात बोल रहा हूँ। मैम प्रधानमंत्री बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। अच्छा, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं, मैं क्या कहूँ? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खंडन करें। वही बोल रहा हूँ, मैंने वही बात बोल रहा हूँ कि मैं भर्त्सना करता हूँ इस चीज की। उनको नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बहुत गर्मामय पद है और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो कितने वैमनस्यता से चलते हैं, हमें पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक बात बताऊँ, आरएसएस का खेरा साहब ने बोला, खेरा साहब मुझसे बड़े हैं उम्र में, ज्ञान भी होगा। मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, आरएसएस में आज तक आरएसएस में कोई भी पिछड़ी या दलित जाति का व्यक्ति सरसंघ चालक नहीं बना है। ये जातिवादी की जो बात कर रहे थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप परिवारवाद की बातें करते हैं, आप अभी घूम फिर करके सारा कुछ चिन्ह चल रहा है। अब आप खुद देख लीजिएगा, इस डिबेट का सार यही है, दुखद है कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के साथ जातिवाद पे विश्वास, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। नेहरू गांधी परिवार पर ही ये डिबेट आज भी केंद्रित रही है। परिवारवाद का मतलब राजनाथ सिंह नहीं होते, वसुंधरा राजे नहीं होते, प्रेम कुमार धूमल नहीं होते, गोपीनाथ मुंडे नहीं होते, प्रमोद महाजन नहीं होते, कल्याण सिंह नहीं होते, राजवीर सिंह नहीं होते, पंकज सिंह नहीं होते, संदीप सिंह नहीं होते। 21% में 19% जो लोकसभा में प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं, वो सब प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिसमें पूरे देश ने 16 प्रधानमंत्री 15 प्रधानमंत्री हुए, मात्र 3 प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार से हैं। उसके बाद भी इनका एक पॉइंट पे सिर्फ चलना,
ये बहुत दुखद है। देखिए, मैं इस बात को कहता हूं, मैं कह के मैं कांग्रेस का हूं, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। इस देश की जनता समझती है। ऑफ द कैमरा हम भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के लोग भी बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता। जो एक छवि बनाई गई है। और दूसरी बात, गोविंद पंत जी की एक छोटी सी बात को मैं कहूंगा कि सर, जबरदस्ती कोई नहीं बनाया जाता। 2001 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रवक्ता थे, उनको सीधे गुजरात भेज दिया गया था मुख्यमंत्री, उनको कोई अनुभव नहीं था उस वक्त में। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव, मैंने खुद पहले ही बोली थी, पहली दफा में हो सकता है पार्टी उनको भेजे, लेकिन अगर वो अक्षम है तो जनता उनको नकार देगी। ठीक है, गोविंद जी, उन्होंने कुशल शासन दिया, 12 साल वो रहे मुख्यमंत्री वहां पर। ठीक है, गोविंद जी से रिएक्शन लेंगे। गोविंद जी, देखिए, नरेंद्र मोदी को जब भेजा गया था तो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां गुजरात में थी, सरकारें लगातार गिर रही थी और ऐसी स्थिति थी कि फिर से सरकार गिर सकती थी और पार्टी के नेताओं में आपस में इतना मतभेद और इस तरह की परिस्थितियां थी। और पार्टी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए पार्टी के कुछ लोगों के विरोध के बावजूद उनको भेजा था। उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राहुल गांधी प्रदेश के 3 चुनाव, पिछला लोकसभा चुनाव, उसके बाद पिछला विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और फिर पिछला विधानसभा चुनाव, इन तीनों चुनाव में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है, ये पवन जी ने भी शायद सुना होगा, मीडिया के सामने दिल्ली में और लखनऊ में सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और आज के बाद उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को हम खड़ा करेंगे। मैं पूरा समय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दूंगा पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि यहीं से कांग्रेस खड़ी होगी। क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ये फर्क दिखता है। और दूसरा, जो सपा के हमारे सईद साहब ने जो बात कही, वो भद्र आदमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायकों ने मुलायम सिंह यादव से ये मांग की थी कि हमें युवा नेता चाहिए। वो शायद भूल गए कि आजम खान साहब सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति थे और 4 दिन तक इस बात पर कशमकश चलती रही, मुलायम सिंह को मजबूर किया जाता रहा कि वो खुद मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये कहा गया था कि चुनाव हमने मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा है। और खाली आजम खान नहीं, शिवपाल सिंह यादव समेत 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे समाजवादी नेता थे जो मुलायम सिंह यादव को कहते थे कि आप ही को सत्ता संभालनी चाहिए, क्योंकि हमें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। लेकिन मुलायम सिंह पुत्र मोह की वजह से सत्ता अपने राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते रहते अपने पुत्र को सौंपना चाहते थे, ताकि शिवपाल सिंह, वो जानते थे कि शिवपाल सिंह यादव वाली समस्या आगे आ सकती है, उस समस्या को बहुत सामान्य तरीके से वो अपनी कुर्सी अपने पुत्र को वो सौंप दें, ये उनकी कोशिश थी। और इस वजह से अखिलेश यादव को उत्तराधिकार में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद मिला। और परिवारवाद क्या होता है, परिवारवाद ये होता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी उनके लिए सीट छोड़ती है। इस बार के चुनाव में भी वही बात है कि उनके लिए हमने सीट छोड़ी है और कांग्रेस ने किनके लिए सीट छोड़ी है, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, एक कोई और यादव और जयंत और ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, गोविंद जी सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये होता है परिवारवाद, ये होता है वंशवाद। आप लेवल प्ले फील्ड क्यों नहीं देते? क्या कांग्रेस में कोई तीसरा नेता नहीं है जिसके लिए सीट छोड़ी जाए? थोड़ा सा समाजवादी पार्टी में कोई तीसरा नेता नहीं है सीट छोड़ी जाए? आप लेवल प्ले फील्ड नहीं देते, आप अपने जैसे लोगों को अपनी कुर्सी को लाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। आप लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर चीजों का समर्थन करते हैं, व्यक्तियों का समर्थन करते हैं। ये गोविंद जी सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सईद जी बोलिए। अध्यक्ष हमारे मानी जी, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय पंत साहब को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश 2012 का चुनाव जो हुआ था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में एक शानदार लहर बनाई, रथ यात्राएं की और जनता को जागृत किया था। तो पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए हम सब लोगों ने क्या उनको शिवपाल सिंह यादव को हटाकर अध्यक्ष नहीं बनाया गया था? इसलिए ये हुआ, ठीक है, उनको तमाम और मुशर्रफियत दी गई थी, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको महासचिव बनाया गया था। जिम्मेदारी ऐसी दे दी गई कि उन्हें पार्टी अलग कर जो लड़ा गया था। ठीक है सईद साहब, सईद साहब आपका जवाब मिल गया है। एक मिनट सईद साहब जवाब मिल गया है। शैलेंद्र पांडे शिवसेना से मौजूद है। शैलेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। जैसे गोविंद जी अभी कह रहे थे कि राहुल जी को 3-4 बार मौका दिया गया, उन्होंने कहा कि अब जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की मैं यूपी में मैं लेता हूं और अब कुछ करूंगा। हुआ क्या?
कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी को बना दिया गया। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हमारा संपर्क फिलहाल शैलेंद्र से टूट गया है जी। डॉक्टर विजय खेरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं 1 मिनट में इनकी बात का जवाब दे देता हूँ, समाजवादी वालों का 1 ही मिनट के अंदर जी। पहली बात ये कह रहे थे कि हमारे कुल 3 ही प्रधानमंत्री रहे इस परिवार के, पर ये भूल गए वो 35 बरस रहे। 35 बरस तक रहे एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री। दूसरा, ये समाजवादी पार्टी वाले अभी जो कह रहे थे कि साहब वो अखिलेश जी बन गए, मैं आपसे अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली पीढ़ी भी अभी तक अध्यक्ष उनके यहाँ तैयार हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल जी को उस समय दरकिनार किया गया, जिसके लिए खुद मुलायम सिंह जी कहते रहे कि मेरे वो दाहिने हाथ हैं, वो उनके हनुमान है, वो उनके लक्ष्मण है, सब कुछ बोला, उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री का पद आया तो क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस को राहुल पे भरोसा नहीं था जो अब प्रियंका गांधी को उतार दिया गया, और प्रियंका गांधी ही को क्यों उतारा गया कांग्रेस महासचिव? ये तो तय है, ये तो तय ही है। ठीक है, कि उनको नहीं भरोसा था, ठीक है, तभी तो वो लेके आए। उनको भरोसा घर में ही है, नेपोटिज्म की यही बात मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी के खिलाफ कांग्रेस चल रही है और मोदी जी गांधीवाद लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, पवन जी। देखिए, मुझे थोड़ा सा संशय होता है, मैं तो सोचता हूँ, मैं संशय नहीं कहूंगा। आपको प्रियंका गांधी दिखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखते हैं। यूपी के 2 इंचार्ज हैं। देखिए, आप क्योंकि लाइमलाइट में एक परिवार को रखना चाहते हैं, आपका, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आपका टारगेट एक परिवार है, क्योंकि आपको डर ही मात्र उस परिवार से है। आपकी डूबती नैया को और डुबाने के लिए जिसका नेता 10% लोकसभा में सीटें नहीं लेके आ पाया हो, जो विरोधी दल का नेता दर्जाई खत्म कर दिया कांग्रेस पार्टी, उससे डर किस चीज का? ठीक है, एक अब हम उनकी बात सुन लेते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मात्र एक चुनाव से 55 वर्ष कांग्रेस ने सेवा की है इस देश की, मात्र एक चुनाव से आप तोलिए मत। आप वो पार्टी भी थे जब अटल जी को कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट हटा करके जितवाया था। वो राजनीति की दशा को लेकर के आई है। आप ये वैमनस्य की राजनीति मत लाइए। और 5 वर्ष में विपक्ष होना चाहिए। हमें, हमारे अंदर जो कमियां थी उनमें हम उभार आया है, वो चीजों को हमने समझा है। विपक्ष में आना जरूरी है अगर चीजों को समझना है। तो 5 वर्ष के काल में अगर आप ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आप इस तरह की चीजों को लेकर के आए कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, तो आपकी, देखिए, ये आपके बस की नहीं है। मैं बार बार बोला, जनता की ये जो आपका घमंड है, ये आपको चूर चूर कर देगा। जनता करेगी चूर चूर। अरे आप तो, आप खुद हमें कह रहे हैं, ठीक है, आप खुद हमें कहते हैं जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता आपके गन पॉइंट पे साथ है क्या? आपके ये आप लोगों को बना सकते हैं, गैस कनेक्शन कर सकते हैं, ईसी को कर सकते हैं, आप ईडी को कर सकते हैं, जनता को गन पॉइंट पर नहीं कर सकते। अभी आपको जनता ये सब जनता के बिल्कुल जिन गरीबों को ख्याल किया मोदी ने, बहनों भाइयों को आपने 60 साल तक कि बहू महेंद्रनाथ पांडे जी की बहू आज कांग्रेस में, जवाब आपको देगी जनता। 2 करोड़ पे रोजगार दिए, हमारे पास तो है जवाब। 15 लाख सुषमा स्वराज तो जवाब है, बहुत जवाब। भारती जैसे तमाम बड़े नेताओं का प्रचार है, झूठा प्रचार है। वक्त बहुत कम बचा है, में चली गई है। ठीक है, मुझे अपने सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आप सभी का शुक्रिया इस डिबेट में, इस मुद्दे के जो मुद्दा था वंशवाद के ऊपर भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।